हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। जैसा कि आप लोगों ने कल गेहूं की खेती को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था 10 मिनट में, ठीक उसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं धान की खेती। तो धान की खेती का विस्तृत चर्चा करेंगे आज, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में, और 10 से 12 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं, आइए शुरू करते हैं अपने। तो धान का वानस्पतिक नाम क्या है? धान का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या बोलेंगे? ओराइजा सटाइवा। ठीक है। धान का परिवार कौन सा है? ग्रेमिनी या पोएसी, जिसे घास कुल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद बात करते हैं कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग धान को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? कितने परसेंट लोग हैं? 60%। कितना बोलेंगे? 60%। इसके बाद बात करते हैं विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ स्थित है? भारत में सबसे अधिक कहाँ है क्षेत्रफल देखा जाए? भारत में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धान में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहती है। कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है धान में? 6 से 7%। इसके बाद बात करते हैं कि विश्व में धान के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सबसे अधिक धान कहाँ उगाई जाती है? चीन में। कहाँ बोलेंगे? चीन में। इसके बाद बात करते हैं कि धान के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। इसके बाद बात करेंगे धान का उत्पादन वर्ष में ऋतुओं में होता है, मतलब किन ऋतुओं में ये उगाया जाता है? तो 3 ऋतुओं में धान को उगाया जाता है। भारत में खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया गया, किसको दिया गया? धान को। खाद्यान्न की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? धान का। इसके बाद बात करते हैं कि विश्व का 90% धान पैदा होता है, कहाँ पर पैदा होता है 90% धान? एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में। ठीक है। इसके बाद धान ऋतुओं में बोया जाता है। कौन सी ऋतुओं में? 3 ऋतुओं में बोया जाता है, शरद, खरीफ और ग्रीष्म। इसमें शरद को क्या बोलते हैं? अस के नाम से जानते हैं। इसके बाद खरीफ को अमन के नाम से जानते हैं। ग्रीष्म को बोरो के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि धान किस प्रकार का पौधा है? किस प्रकार का है? स्वपरागित है। कैसा है? स्वपरागित है। इसके बाद धान नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? धान का पौधा है, नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करता है? अमोनिकल के रूप में। किसके रूप में? अमोनिकल के रूप में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि धान का जो टेस्ट वेट होता है, परीक्षण भार जिसे कहते हैं, वो 25 ग्राम होता है। और पिछली क्लास में परीक्षण भार क्या होता है ये तो हम बता ही चुके थे। तो धान की जो प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? धान की जो प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? ओराइजेनिन। क्या बोलते हैं? ओराइजेनिन। 1 किलो धान के उत्पादन में पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 5000 लीटर। कितनी होती है दोस्त? 5000 लीटर। इसके बाद बात करते हैं कि डेपोंग से नर्सरी तैयार करने के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। कितना क्षेत्रफल होता है? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि धान कैसा पौधा है? ये लघु दिवसीय पौधा है और कार्बन 3 प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? कार्बन 3 प्लांट। इसके बाद धान के दाने को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस।
कैरिऑप्सिस। इसके बाद बात करते हैं कि धान की प्रथम बोनी जीन कौन सी है? डीजीबुजीन। कौन सी है? डीजीबुजीन। इसके बाद बात करते हैं धान में कौन से भाग को पेनिकल कहते हैं? पुष्पक्रम को। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं धान की बासमती किस्म का परीक्षण भार कितना होता है? 21 ग्राम। कितना बोलेंगे? 21 ग्राम। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान धान में किसके द्वारा होता है? विनाइट्रीकरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विनाइट्रीकरण के द्वारा। सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुवाई हेतु तो नर्सरी की आवश्यकता कितनी होती है? 1000 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद डेपोंग विधि से तैयार नर्सरी में पौधा तैयार होता है कितने दिन में? जो डेपोंग विधि है इसमें कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है? 11 से 14 दिन में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन। कौन सी निकलती है? मेथेन गैस निकलती है। धान के साथ ढेंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद 2,4-D छिड़क कर ढेंचा को धान के खेत में मिलाना क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे उसको? ब्राउन मैन्योरिंग। क्या बोलेंगे? ब्राउन मैन्योरिंग। इसके बाद बात करते हैं कि धान का पौधा है कैसा है? अर्ध जलमग्न। कैसा है? अर्ध जलमग्न। इसके बाद बात करते हैं कि धान का पौधा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करता है धान का पौधा? पत्तियों में उपस्थित अरेनकाइमेट्स ऊतकों द्वारा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि धान के लिए उपयुक्त जलवायु। धान के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है? उष्ण व नम जलवायु। कैसी है? उष्ण व नम जलवायु। धान के खेत में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है? कौन से तत्वों की मात्रा बढ़ती है? P, Fe और Mn। ठीक है। ये जो 3 तत्व होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि धान के खेत में पौधा वायु किसके द्वारा ग्रहण करता है? किसके द्वारा बोलेंगे? अरेनहाइमेट्स टिश्यूज के द्वारा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि धान की जो प्रजातियां हैं, क्या बोलेंगे? जो धान की प्रजातियां हैं कितनी हैं? धान की प्रजातियां 24 हैं। कितनी हैं? 24। इसके बाद बात करते हैं कि मुख्यतः किन 2 प्रजातियों की खेती की जाती है? ठीक है। किन की खेती की जाती है? एक होता है सैटाइवा, एक होता है ग्लेवेरिमा। होती तो इसकी प्रजातियां कितनी होती हैं? 24 बताई गई हैं, लेकिन खेती किन की होती है? सिर्फ 2 की होती है। और जो 22 हैं ये अपनी जंगली हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि धान की फसल के लिए उत्तम मृदा कौन सी है? धान के लिए उत्तम मृदा कौन सी है? चिकनी मटियार, जिसे काली मिट्टी बोलते हैं, या मटियार दोमट। ठीक है। ये उपयुक्त मृदा है। इसके बाद बात करते हैं अम्लीय भूमि में भी खेती की जा सकती है। किसकी खेती की जा सकती है अम्लीय भूमि में? धान की। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में धान की प्रथम किस्म TN1 लाई गई। TN1 कब लाई गई? 1964 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धान की राजस्थान से निकाली गई किस्म कौन सी है? माही सुगंधा। कौन सी है? माही सुगंधा। भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबोनी किस्म जया को विकसित किया। किसने विकसित किया? डॉक्टर शास्त्री ने। किसने विकसित किया? शास्त्री ने। धान की नई पद्धति कौन सी है? श्री विधि। कौन सी है? श्री विधि। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पडलिंग की जाती है। पडलिंग किसमें की जाती है? पडलिंग किसमें की जाती है? धान के खेत में। किसमें बोलेंगे? धान के खेत में। इसके बाद बात करते हैं कि पडलिंग के उद्देश्य हैं
पडलिंग के उद्देश्य कौन कौन से हैं? पानी का रिसाव रोकना, खरपतवार नियंत्रण और पोषक। ठीक है, ये पडलिंग के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि धान में लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं? 20 × 15 सेंटीमीटर। कितना बोलेंगे? 20 × 15। धान की खेत के लिए बीज दर क्या है? ठीक है, जो छिड़कवा विधि होती है उसमें कितना हम प्रयोग करेंगे? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद ड्रिलिंग विधि में हम कितना करते हैं? 60 से 80 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि हाइब्रिड धान की बीज दर कितनी होती है? हाइब्रिड धान की बीज दर कितनी होती है? 10 से 15 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धान की फसल में नर्सरी की विधियाँ कौन कौन सी हैं? डेपोंग विधि है, गीली क्यारी विधि है। ये विधियाँ जो है प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं धान में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता है कितनी है? 30 से 40%। कितनी बोलेंगे? 30 से 40%। इसके बाद सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला, नीली हरी शैवाल, एजोटोबैक्टर आदि। ये जो है हमारे कैसे हैं? जैव उर्वरक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि नील हरी शैवाल प्रति वर्ष धान के खेत में नाइट्रोजन स्थित करती हैं 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि धान की फसल के लिए सामान्यतः जलमांग कितनी होती है? कितनी जलमांग होती है? 900 से 2500 mm। ठीक है, इसके बाद धान की फसल के प्रमुख खरपतवार। धान में कौन कौन से खरपतवार लगते हैं? जंगली धान हो गया, सामा हो गया, मोथा हो गया। ठीक है, ये खरपतवार हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि धान की खड़ी फसल में जो जुताई कर अधिक पौधे खेत से बाहर निकालने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? बुशनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुशनिंग। इसके बाद धान की फसल के लिए प्रमुख खरपतवारनाशी कौन से हैं? प्रोपेनिल हो गया, वेंथियोकार्ब हो गया, ब्यूटाक्लोर हो गया, एनिलफोस हो गया, नाइट्रोफेन हो गया। ये सारे जो हैं खरपतवारनाशी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट। ठीक है, बोलेंगे धान का पीला तना छेदक, गंदी बग, धान का अस्पा कीट जो है ये लगता है, और भूरा फुदका। ठीक है, भूरा फुदका भी लगता है, और धान का केजवार्म आदि। ठीक है, ये जो है इसमें कीट लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि धान की जो फसल में प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं? रोग कौन कौन से लगते हैं? धान का भूरा धब्बा हो गया, धान का ब्लास्टर रोग हो गया, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग हो गया, धान का टुंगरो रोग हो गया, धान का उफरा रोग हो गया, इसके बाद धान का खैरा रोग हो गया। ठीक है, ये सारे जो है रोग लगते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।